ऑलराइट। सो हमने कल की क्लास में सीखा था वर्डप्रेस वेबसाइट को लॉन्च करना। ठीक है। तो आई होप आपने जो वेबसाइट मैंने आपको बताई थी वर्डप्रेस के लिए वो आपने एक्सप्लोर की होगी। हमने आई थिंक प्रो फ्री होस्ट एक फ्री वेबसाइट है, होस्टिंग वेबसाइट है, जहाँ से आप डोमेन और होस्टिंग परचेज कर सकते हैं और फ्री में भी इसको यूज़ कर सकते हैं, फ्री फ्री डोमेन्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमने प्रो फ्री होस्ट के ऊपर एक वेबसाइट लॉन्च की थी। इस तरह यहाँ पे मैंने इवेंट मर्कज़ के नाम से एक डोमेन खरीदी थी। तो ये दोनों हैं, इनको हम डिलीट कर सकते हैं, फिर उसके बाद में न्यू भी बना सकते हैं। आई होप सबका यहाँ पे इस तरह अकाउंट बन गया था और आपके पास इस तरह ऑप्शंस आ रहे थे कि अकाउंट्स 3 आउट ऑफ समथिंग, यानी कि हम एट अ टाइम 3 अकाउंट्स बना सकते हैं। आप लोग चाहें तो साथ साथ भी कर सकते हैं, मैं ज़रा फिर स्लो भी कर लूँगा, या चाहें तो अभी भी देख सकते हैं, बाद में भी देख सकते हैं, जैसे ईजी लगे। ठीक है। वैसे प्रो फ्री होस्ट के अलावा और भी साइट्स हैं, बट ये ज़रा पुरानी साइट है और ये काफ़ी मतलब टाइम से चल रही है। ठीक है। तो ये तो आपने देख ली थी ना कि किस तरह हमने इसके उसके अंदर लॉगिन किया था, ईमेल वगैरह ऐड करके, और हमने फिर अकाउंट किस तरह हमने अपनी डोमेन क्रिएट कर ली थी। और यहाँ से फिर हम गए थे मैनेज के ऊपर। यहाँ से जाके हमने मैनेज पे उसकी सेटिंग्स में गए और वहाँ पे उसके बाद हमने कंट्रोल पैनल को खोलने के लिए यहाँ पे क्लिक किया। यहाँ से फिर हम उस वेबसाइट के कंट्रोल पैनल में चले गए थे। और ये मैंने आपको सारी चीज़ें दिखाई, जैसे यहाँ पे देखें ना, अभी यहाँ पे ये ऐड आ रही है क्योंकि ऑब्वियसली ये एक फ्री वेबसाइट है। तो अब इस होस्टिंग वेबसाइट के ऊपर एक और होस्टिंग वेबसाइट की ऐड आ रही है। देखिए ना, GoDaddy जो है ये एक होस्टिंग वेबसाइट है, ये इंटरनेशनल है, आई थिंक अमेरिकन वेबसाइट है, अमेरिकन होस्टिंग कंपनी है GoDaddy। यहाँ पे इनके भी ऑफर्स बहुत ज़्यादा महंगे नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली डॉलर्स में चार्ज करते हैं। तो इस तरह इसने छोटी कंपनी ने एक बड़ी कंपनी की होस्टिंग ऐड अपनी वेबसाइट के ऊपर रखी हुई है और उनसे ऑब्वियसली कमीशन लेते होंगे ये। तो ये हमने कुछ सेटिंग्स देखी थी यहाँ पे। और वर्डप्रेस के को लॉन्च करने के लिए हम यहाँ पे सॉफ्टवेयर वाले सेक्शन में गए थे और वहाँ पे जाके इन ऐप्स को क्लिक किया था। उसके बाद हमने यहाँ पर जो हमारे पास स्क्रिप्ट्स आ रही थी, जिसमें यहाँ पे एक इंस्टॉल्ड भी आ रही है कि एक इंस्टॉलेशन हुई भी है, बट ऑल्दो जिसकी नहीं हुई हुई उसने सिंपल यहाँ पे वर्डप्रेस को सिलेक्ट करना है और इंस्टॉल के ऊपर क्लिक कर देना है। इससे आपके पास ये एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा और ये सिंपल सा डाउनलोड है। यहाँ पे सारे वर्जन दिखाए हुए हैं, अब तक के वर्डप्रेस के जितने वर्जन आए हैं। यहाँ पर आपने अपना यूआरएल को चूज करना होता है। ऑब्वियसली इसमें आपके पास इतनी ज़्यादा लिबर्टी तो नहीं होती, ये तो ऑब्वियसली ये तो आपने स्टार्ट में ही सेलेक्ट किया होगा, ये वो है। आप सिर्फ अपना प्रोटोकॉल सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि HTTP। और मैंने आपको कोशिश बताई थी कि HTTP और HTTPS में क्या फ़र्क है। HTTP जो है वो एक अनप्रोटेक्टेड लिंक होगा, यानी जो सिक्योर नहीं होगा, और HTTPS जो है वो एक प्रोटेक्टेड वन होगा। ऑब्वियसली ये मैं सेलेक्ट करूँगा ना, तो हमारी जो लिंक है वो ऑटोमेटिकली इसके ऊपर आ जाएगा या इसके ऊपर, क्योंकि ये ऑब्वियसली हमने परचेज डोमेन यूज़ नहीं कर रहे, ये फ्री की है। ये ऑप्शनल है, इसकी ज़रूरत नहीं है ऐड करने की। यहाँ पे हमने लेटेस्ट वर्जन सेलेक्ट करना होता है कि जो अभी वर्डप्रेस का करंट वर्जन चल रहा है। ये लोग अपडेट करते रहते हैं ना, तो अपडेट करके वो सारे वर्जन आते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने अपनी वेबसाइट आप चला रहे हैं ना और प्रॉपर मैनेज कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ अपडेट आते रहते हैं, आप क्लिक करके एनी टाइम अपडेट कर सकते हैं। आपकी वेबसाइट की सेटिंग के ऊपर कुछ खास फर्क नहीं पड़ता उससे। और ये जो एडमिन अकाउंट वाला सेक्शन था, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हम अपने लिए यूज़र नेम और पासवर्ड सेलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल एडमिन को आप एडमिन ही रहने दें, और ठीक है, इसको आप इसी जैसा यहाँ पे शो हो रहा है सिक्योर करने के लिए, इसको आप ऐसे कर लें। और एडमिन ईमेल के अंदर जो कि यानी कि आपके वेबसाइट की ऑफिशियल ईमेल होगी, वो आप यहाँ पे डालेंगे। अब ये तो मैंने अपनी वैसी एक पुरानी कोई ईमेल थी वो ऐड कर दी है। यहाँ पे आप साइट का नाम डालेंगे, किस किस्म की वेबसाइट है, जो बेसिकली आपके बिजनेस का नाम होगा। यहाँ पर हमने फॉर एग्जांपल इवेंट्स मर्कज ऐड कर दिया था। ठीक है। और यहाँ पे उसकी डिस्क्रिप्शन थी जो कि 1 2 3 वर्ड से ज़्यादा नहीं होगी कि ये किस बारे में है। उसके बाद हम सिंपल नीचे गए और कुछ भी सेलेक्ट नहीं किया, ऑल्दो हमारे पास एडवांस ऑप्शंस हैं, इसको भी चेक कर लेते हैं।
ये लिखा हुआ है कि ऑटो अपग्रेड वर्डप्रेस प्लगइन्स। इसका क्या मतलब होता है? या और ऑटो अपग्रेड वर्डप्रेस थीम्स। अभी आज की क्लास में हम आई थिंक आज और कल दोनों क्लासेस में हम वर्डप्रेस थीम्स और प्लगइन्स के बारे में देखेंगे। कल मतलब जो फ्राइडे को हमारी क्लास होगी। तो यहाँ पे थीम्स क्या होते हैं? वर्डप्रेस के अंदर ना डिफरेंट ऑलरेडी बने बनाए फॉर्मेट्स होते हैं, जिनको आप इंस्टॉल कर लेते हैं और फिर इसको अपने हिसाब से एडिट कर लेते हैं। अब ये जो थीम्स और प्लगइन्स बने होते हैं ना, कि हम इसको प्रॉपर अभी जब अपनी वेबसाइट में जाएंगे ना, जो हमने लॉन्च की थी, वहाँ भी मैं आपको दिखा भी दूंगा ये किस तरह के होते हैं। ठीक है। थीम जो है ना, वो एक किस्म का समझ लें, जिसे हमने पढ़ा था ना ऑपरेटिंग सिस्टम, वो हमारे वेबसाइट का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ओरिजिनली तो नहीं होता, सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ। और प्लगइन्स जो हैं वो उस थीम के अंदर काम करते हैं। जैसे हमारा ब्राउजर है, वो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर काम करता है। जैसे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम था यहाँ पे, जो आपको डिफरेंट तरह के मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम दिखाए थे। और ब्राउजर हमारे पास जो है, फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने गूगल क्रोम खोला हुआ है। तो थीम्स एक तरह की वो होती हैं, एप्लीकेशंस होती हैं। कि डिफरेंट, जिस तरह हम ऐप्स इंस्टॉल करते हैं ना अपने मोबाइल में डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ के लिए, उसी तरह अपनी वेबसाइट के अंदर भी हम प्लगइन्स इंस्टॉल करते हैं। थीम तो एक ही रहता है, क्योंकि थीम जो है ना वो पूरी वेबसाइट का एक होता है। उसको आप इंस्टॉल करते हैं, और ये सारा पीएचपी और माईएसक्यूएल कोडिंग से बना होता है। एचटीएमएल सीएसएस भी इसमें जो है वो इनक्रिप्ट हुई होती है। पूरे ये प्रॉपर कोडेड होता है। और एक डालता कौन है? जो भी वर्डप्रेस कंपनी के अंदर एज अ डेवलपर जॉब कर रहे हैं, वो लोग इस तरह के न्यू प्लगइन्स और थीम्स बना बना के वर्डप्रेस के ऊपर लॉन्च करते हैं। अब इसकी एक फ्री सॉफ्टवेयर है ना, कोई कॉस्ट नहीं है इसकी, तो इसलिए और दूसरे लोग भी कर सकते हैं, हम लोग भी कर सकते हैं। यानी कि अपनी मर्जी की थीम को कोड करें, इसमें अपनी मर्जी के फीचर्स ऐड कर लें और उसको इंस्टॉल कर लें। यानी कि उसको उसको यहाँ पे वर्डप्रेस पे अपलोड कर लें। इसी तरह प्लगइन्स भी हैं, तो इनको आप सेलेक्ट कर लें तो अच्छी बात है। इसका फ़ायदा क्या होता है कि जो भी आपने वेबसाइट बनाई हुई है ना, उसके ऊपर जो आपने थीम ऐड किया होता है, जिस तरह वर्डप्रेस के वर्जन आते रहते हैं, हर कुछ महीने बाद आता है, तो वो आपसे पूछता है कि आप इसको अपडेट करना चाहते हैं या नहीं चाहते। और इसी तरह आपने एक वेबसाइट बना ली हुई है, तो उसमें जो आपने प्लगइन्स यानी जो एप्लीकेशंस ऐड की हुई हैं, जो थीम इंस्टॉल किया हुआ है, वो ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहेगा, आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये आपकी मर्ज़ी होती है। इसको आप सेलेक्ट कर लें तो अच्छा है, नहीं तो भी ठीक है। ऑब्वियसली क्योंकि हम प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं, इसलिए हम इसको सेलेक्ट नहीं करेंगे, बिकॉज़ वी वोंट बी यूजिंग दिस वेबसाइट फॉर लॉन्ग। सिर्फ हमारी प्रैक्टिस के लिए। और सिंपल फिर हमने यहाँ पे इंस्टॉल क्लिक कर लिया था। ठीक है? तो इंस्टॉल पे क्लिक करने के बाद उसने हमें पेज दिखाया था हमारे लिंक का, जो कि इस तरह था। इंस्टॉलेशन पे जाएँगे, तो ये उसने हमें हमारी हमारी वेबसाइट का लिंक इस तरह दे दिया था। अब इस लिंक के ऊपर हम जाके देखते हैं। बाकी की जो एडिटिंग है वो हम इसके ऊपर करेंगे, कि हमारी वेबसाइट यहाँ पे आ गई है। ठीक है? आपने इसमें इसको लॉन्च कर लिया ना, इस तरीके से। ऑब्वियसली ये जो लिखा हुआ है आपका कंपनी नेम, ये पहली एक पोस्ट डली हुई है डिफ़ॉल्ट, ब्लॉग के नाम से, और हेलो वर्ल्ड इसमें लिखा हुआ है, ये ब्ला-ब्ला डेट लिखी हुई है। तो ये जो है ये चलिए वेबसाइट को विज़िट करते हैं ना। मैं यहाँ पे इवेंट मर्कज़ की वेबसाइट आपको एज़ अ रेफ़रेंस दिखाता रहूँगा टाइम टू टाइम, कि जो चीज़ें उसमें हैं वो हम किस तरह ऐड कर सकते हैं। या हम चाहें तो हम इवेंट मर्कज़ जैसी ही वेबसाइट को बनाने की कोशिश कर लेंगे अपने इस पूरे कोर्स के दौरान। यानी कि इसको हर स्टेप पे एक-एक चीज़ बनाते रहेंगे, और एट द एंड हमारे पास एक फुल फ्लेज वेबसाइट भी आ जाएगी। अब इस तरह इसके अंदर देखें ना, यहाँ पे ये डिफरेंट ये पेजेस कहलाते हैं। ठीक है ना? ये 1 पेज, 2, 3, 4, और इस पेज है, इसकी जो हेडिंग है ना, ये सब हेडिंग्स आ जाएँगी, और ये इसकी फर्दर सब हेडिंग्स हो जाएँगी। और इस पूरी चीज़ को ना, जो स्टार्ट में है, इसको हेडर कहते हैं। अब हमने जिस तरह पिछले स्टार्टिंग की आई थिंक क्लास में पढ़ा था कि जो भी वेबसाइट होती है उसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं। एक उसके अंदर हेडर होता है, एक उसकी बॉडी होती है, और एक फुटर होता है। अब इस वेबसाइट के केस में ना, यहाँ से लेके इतनी चीज़ यहाँ तक, ये हेडर है। इसमें ये वाले आइकन्स भी शामिल हैं, ये वाले। हेडर वो चीज़ है जो स्टैटिक रहती है और जो टॉप पे रहती है। अब देखा ना, ये सब चीज़ें ऐसी रहेंगी। बाकी ये चीज़ें चेंज होती रहेंगी, मूव होती रहेंगी। जैसे-जैसे नई पोस्ट मैं यहाँ पे करता रहूँगा, वो पोस्ट यहाँ पे आती रहेगी। यहाँ पे मैंने लेटेस्ट पोस्ट की एक कॉलम बनाया हुआ है, यहाँ पे रीसेंट पोस्ट का एक कॉलम बनाया हुआ है। और मैंने यहाँ पे एक न्यूमेरिक सेट किया हुआ है कि लेटेस्ट पोस्ट में ना वो 1, 2, 3,
4, 5, 6 और 7 पोस्ट ही रखेगा। जैसे ही मैं एक और पोस्ट करूँगा ना, ये नहीं कि वो यहाँ से नीचे आके 8वीं पोस्ट नहीं बनेगी, बल्कि ये वाली पोस्ट मूव करके इधर टॉप पे चले जाएगी रिसेंट पोस्ट के ऊपर। और यहाँ पे मैंने वो लगाया हुआ कमांड दी हुई है कि ये 8 से स्टार्ट करे, यानी जो मेरी 8 लेटेस्ट पोस्ट है ना, वो यहाँ पे एज टॉप पे शो हो, यानी कि स्टार्टिंग फ्रॉम दिस ये फर्स्ट हो जाएगी। मतलब फर्स्ट ये नहीं होगी, बल्कि फर्स्ट फॉर एग्जाम्पल ये होगी। अब इसकी मैंने लिमिट रखी है कि ये 10 से ज़्यादा ना हो, ऑल्दो पोस्ट मैंने काफ़ी सारी कर चुका हूँ। और यहाँ पे मैंने ये जो आप देख रहे हैं ना, ये विजिटर्स वाला, ये मैंने एक प्लगइन ऐड किया, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि प्लगइन्स जो हैं वो डिफरेंट तरह की फंक्शनैलिटीज़ ऐड करने के लिए हम इंक्लूड करते हैं। अब ये चेक करने के लिए कितने लोगों ने हमारी वेबसाइट को विजिट किया है। अभी देखें इस वक्त कोई एक बंदा इस वेबसाइट के ऊपर लॉगिन, और ये मैं नहीं हूँ, क्योंकि जब आप खुद लॉगिन होते हैं ना, तो ये उसको रीड नहीं करता, कोई दूसरा बंदा उसके ऊपर ऑनलाइन होता है तो वो उस पर शो करता है। आज इसमें दिखाया जा रहा है कि 21 लोगों ने इस वेबसाइट को खोला है, या कोई भी यूज़ किया है, कोई भी पोस्ट को खोल के देखा है। और ओवरऑल अब तक ऑलमोस्ट 13,000 लोगों ने विजिट किया है, और ये टोटल व्यूज़ जो हैं ये 24,000 इसमें शो हो रहे हैं। तो ये हो गया इसका हेडर यहाँ तक। उसके बाद ये वाली चीज़ें जो सारा जिसके अंदर इंटरेक्ट करने के लिए जो चीज़ें आप एडिट करते रहते हैं डेली लाइफ के अंदर, वो यहाँ से लेके यहाँ तक है। अब ये चीज़ भी सेम रहती है, ये वाला जो है ना, ये कहलाता है फुटर। ये फुटर कहलाता है। इसके अंदर भी आप इंपॉर्टेंट लिंक्स ऐड करते हैं, मतलब कि हर वेबसाइट के ना ये 3 कॉमन रहते हैं। वेबसाइट का डिज़ाइन जैसा भी हो, इस तरह भी हम नस्ट यूनिवर्सिटी की अगर वेबसाइट देखें, वो भी अच्छी बनी हुई है, और ये काफ़ी एक्सपेंसिव बनी हुई है कोडिंग से। आई थिंक 10 टू 20 लाख से ज़्यादा एक्सपेंसिव बनी हुई है, और ये बहुत पुरानी बनी हुई है। जैसे हम नस्ट की वेबसाइट पे हम जाते हैं, या हार्वर्ड जो यूनिवर्सिटी है, आई थिंक इन्होंने थोड़ी सी अपडेट की है, या जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है उसकी वेबसाइट पे हम जाते हैं, तो वो भी बहुत अच्छी बनी हुई है। थोड़ा सा इन्होंने उसको सिंप्लीफाई किया है, पहले ज़रा कॉम्प्लिकेटेड थी इनकी। आई थिंक यहाँ पर ये इन्होंने अंडर ग्रेजुएट का जो पेज बनाया है वो इस तरह का है। होम पे जाते हैं, आई थिंक होम भी यही है। और एनीवेज इन्होंने इसको वन पेज के ऊपर इंस्टॉल किया है। अब इस यहाँ पे देखें ना, इसके अंदर भी हमारे पास कंपोनेंट्स वही हैं। ये जो इतना ब्लैक पोर्शन है ना, इतना वाला, बल्कि नहीं, यहाँ तक, क्योंकि ये इमेजेस भी हेडर का हिस्सा हैं, ये सारा। और यहाँ तक वो आपकी उसके अंदर विश के अंदर कि आप कितना हिस्सा हेडर के अंदर रखना चाहते हैं। मतलब कि वो हिस्सा ना स्टैटिक रहेगा, आप किसी भी पेज पे जाएंगे तो वो हिस्सा स्टैटिक रहना चाहिए। जैसे आप देखें ना, ये इन्होंने एक डिफरेंट वेबसाइट के ऊपर, ये उनकी ओरिजिनल वेबसाइट है। अब यहाँ पे ज़रा से ऑप्शंस डिफरेंट हैं। अब इनके हम पेजेस पे जाएंगे तो ये सेम रहेगा। यहाँ पे ये हेडर, ये इसके हेडर के ऑप्शंस हैं, ये इसके बीच की सारी बॉडी आ जाती है, और ये सारा इसका फुटर आ जाता है। ऑलमोस्ट हर वेबसाइट पे ऊपर ना यही फॉर्मेट होगा, हेडर, बॉडी और फुटर। उनका डिज़ाइन, कलर, थीम, फॉन्ट साइज, फॉन्ट शेप और फंक्शनैलिटीज़ डिफरेंट हो सकती हैं। तो ये चीज़ें आपने ज़हन में रखती हैं वेबसाइट बनाते हुए कि हेडर अलग से बनेगा, फुटर अलग से बनेगा, और बीच में बॉडी अलग से बनेगी। ठीक है, इसी तरह एक बार हम हार्वर्ड की वेबसाइट भी देख लेते हैं। वो भी काफ़ी अच्छी बनी हुई है, ऑब्वियसली जितना बड़ा इंस्टीट्यूट होता है उतनी अच्छी वेबसाइट होती है। अब ये भी थोड़ी सी ज़रा यूज़र फ्रेंडली बनी हुई है। अब वेबसाइट बनाते हुए भी हमने ये देखना होता है कि वो काफ़ी यूज़र फ्रेंडली होनी चाहिए। अब देखा ना, ये इतने बड़े बड़े आइकन वैसे अच्छे तो नहीं लगते लगे हुए, लेकिन उन्होंने यूज़र फ्रेंडली बनाने के लिए कि जो बंदा इसको विजिट कर रहा है, बड़ी बड़ी इमेजेस लगाई हुई हैं। और देखा ना, ये लार्ज करके लिखा हुआ है कि लोगों के लिए। यहाँ पे इन्होंने इस तरह का एक प्लगइन ऐड किया हुआ है, जिस तरह लिखा है ना, यहाँ पे ऑप्शन जो आ रहा है, ये भी प्लगइन है। इस तरह का प्लगइन आप वर्डप्रेस के अंदर भी ऐड कर सकते हैं, और दो ये वेबसाइट वर्डप्रेस पे नहीं बनी, जहाँ तक मेरा ख्याल है। वैसे मैंने चेक नहीं किया, हो सकता है वर्डप्रेस पे हो। तो इस तरह के प्लगइन, हम ये एक प्लगइन है, जो भी बंदा आपकी वेबसाइट पे आ रहा है, तो ये एक वर्चुअल असिस्टेंट है जो उसको। और इवन ऐसा भी हो सकता है कि ऑटोमेटिक भी रह सकता है, और आप इसमें ये भी ऑप्शन होता है कि आप एक साइट पे बैठें, जो बंदा वहाँ पे मैसेज करे आपको रिसीव हो, मतलब जो इस प्लगइन के बैकएंड आपके पास ऑप्शंस होंगे ना वहाँ पे। तो इस तरह बहुत सारे प्लगइन्स होते हैं। ये जो पूरा आप देख रहे हैं ना, पूरा ये पर्पलिश सा, ये सारा जिसमें ये सारे फीचर्स हैं, ये एक थीम कहलाएगा। और उस थीम के अंदर आप मुख्तलिफ प्लगइन्स इंस्टॉल करेंगे डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस के लिए।
आई होप आपको इतना आइडिया हो गया होगा कि एक वेबसाइट की जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है। तो देखो ना, अभी मैं डिफरेंट पेज पे जा रहा हूँ, तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस, ये हेडर सेम रह रहा है। ऑल्दो ये हेडर की जो ये डिज़ाइन है ये थोड़ा चेंज हो रहा है। ये ऑब्वियसली उन्होंने अपनी वेबसाइट को ज़रा डायनामिक करने के लिए किया हुआ है, वरना आमतौर पे इतना ज़्यादा इसमें वो नहीं होता। एनीवेज, हम वापस आते हैं वेबसाइट के ऊपर। अब इसके अंदर भी देखिए ना, इसके अंदर भी उन्होंने बाय डिफ़ॉल्ट हेडर बनाया हुआ है, जिसके अंदर क्या शामिल है, हमारी कंपनी का लोगो यानी कि नाम, और सैंपल एक हमारा हेडर। हेडर के अंदर हमारी एक हेडिंग, एक पेज है, और ये बॉडी है जिसमें ब्लॉग शो हो रहा है, ये उसका फुटर है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट उसने हमें पेज बना के दिया। अब हम इसके अंदर एडिटिंग मोड में कैसे जाएंगे, यानी कि वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के अंदर कैसे जाएंगे। तो आपकी जो भी वेबसाइट होगी ना, आप क्या करेंगे, अब इस तरह ये ना, इसको आप हटा देंगे, ये हमारा ओरिजिनल लिंक है। इसके अंदर आप अपनी एडिटिंग मोड में जाने के लिए हमेशा WP डैश एडमिन टाइप करेंगे। उससे क्या होगा, ये आपको पहले आपसे पासवर्ड पूछेगा जो आपने वेबसाइट को इंस्टॉल करते हुए वर्डप्रेस की रखा था। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे मैंने आई थिंक एडमिन रखा था, पासवर्ड मुझे याद नहीं है, आई थिंक यही है। इस पे आप रिमेंबर मी भी कर सकते हैं। तो इसको लॉगिन करते हैं। तो ये पासवर्ड डालने के बाद ये हमें अब लेके आ गया है हमारे वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के ऊपर। ठीक है, ये एक्स्ट्रा वाले हम अभी निकाल देते हैं ताकि एक मिनट। ओप्स, मीटिंग, आई थिंक मीटिंग एंड हुई हुई है। लेट मी स्टार्ट अगेन। ओके, सॉरी, आई थिंक मीटिंग बीच में कट हो गई थी। मुझे आप बता सकते हैं कि मैंने आखिरी बात क्या की थी। आपने मुझे डैशबोर्ड में लॉगिन करते हुए देखा है यहाँ पे? मैंने अभी चेक किया, पीछे से मीटिंग बंद हुई भी थी। इंस्टॉलेशन तक बस देखा है। उसके बाद जो मैंने वेबसाइट का जो बॉडी स्ट्रक्चर बताया, हेडर, बॉडी एंड फुटर, वो आपने सुन लिया है? नहीं, वो मिस हो गया था। ओके, शूट। अच्छा, चलो मैं क्वेश्चन दोबारा से बता देता हूँ। जैसे कि मैंने ये बताया था कि दोबारा वापस चले जाते हैं यहाँ पे। अ, ये आप लोगों की आई थिंक इतनी वेबसाइट तो लॉन्च होगी होगी ना। मैं आपको बताया था कि जो भी वेबसाइट होती है उसका जो स्ट्रक्चर है ना, उसमें आपके पास क्या क्या चीज़ें होती हैं। एक होता है आपके पास हेडर, एक होता है आपके पास उसकी मेन बॉडी, और एक फुटर होता है। जैसा मैं एज एन एग्जांपल इवेंट मर्कज़ की वेबसाइट दिखा रहा था, इसके अंदर यहाँ से लेके इतना पोर्शन जो है वो हमारे साथ होता है। ठीक है, और इसके बाद शुरू हो जाती है बॉडी वाला पोर्शन। जैसे कि हमारे कंट्रोल में होता है कि हम हेडर के अंदर कितना कुछ इंक्लूड करना चाहते हैं, कितनी पिक्चर्स चाहते हैं, और ये सारी चीज़ें, ये सब पेजेस कहलाते हैं। ये आप जितने ज़्यादा चाहें आप इंक्लूड कर सकते हैं। यहाँ पे देखें, ये भी पेजेस हैं। इनको लेकिन आप सेकेंडरी मेन्यू कहेंगे, इसको मेन मेन्यू कहेंगे।
क्योंकि इसमें सारे मेन पेजेस हैं। ठीक है, यहाँ पे पर नंबर है, ईमेल आईडी है, और ये यहाँ से आगे स्टार्ट हो रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक बॉडी है उसकी वेबसाइट की। अब ये बॉडी क्यों कहलाती है, क्योंकि इसमें सारी चेंजेस जो इसमें आती हैं, जो हम एडिटिंग करते हैं, वो इसके अंदर होती हैं। जो अब जैसे यहाँ पे देखा ना मैंने, यहाँ पे दो कॉलम्स बनाए हुए हैं, लेटेस्ट इवेंट के नाम से और रीसेंट पोस्ट के नाम से। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैंने जो लेटेस्ट पोस्ट होती हैं वो यहाँ पे शो होती हैं, और इसके मैंने कमांड इस तरह दी हुई है कि पहली जो टॉप 7 पोस्ट है ना, सिर्फ वो यहाँ पे शो करे। उसके बाद जो 8, 9 और 10 वाली पोस्ट है ना, वो उसको उठा के यहाँ पे ले जाए। ऑब्वियसली और इस वाले कॉलम के ऊपर मैंने कमांड दी हुई है कि ये पहली 10 पोस्ट को शो करेगा वेबसाइट के ऊपर। ऑब्वियसली पोस्ट तो बहुत सारी की हुई हैं, लेकिन ताकि यूज़र फ्रेंडली हो, कि ये ना हो कि लोग वेबसाइट खोलें और इस तरह 1000 पोस्ट नज़र आ रही है, उनको पता ही नहीं क्या देखना है। तो यूज़र फ्रेंडली भी आपको वेबसाइट को बनाना होता है। और ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये एक प्लगइन है। जिस तरह हमने इंस्टॉलेशन के दौरान अभी देखा था ना कि थीम्स और प्लगइन्स का फ़र्क क्या होता है। अभी जिसके अंदर ये पूरा वेबसाइट इंस्टॉल हुई हुई है ना और एडिटेड हुई हुई है, ये सारा एक थीम इंस्टॉल हुआ हुआ है। लेकिन उस थीम के अंदर डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ अचीव करने के लिए मैंने डिफरेंट प्लगइन्स इंस्टॉल किए हुए हैं। जैसे अब ये है ना, विजिटर्स की एक प्लगइन है। इस प्लगइन का मतलब है कि मेरी वेबसाइट के ऊपर जितने लोग विजिट कर रहे हैं जो ऑनलाइन, सब यहाँ पे शो हो रहा है ना, वन इज ऑनलाइन। अब ये कोई और है मेरे अलावा कोई बंदा है, बिकॉज जो आप जो यूज़र होता है ना, वो उसको काउंट नहीं करता प्लगइन। कोई और कोई तीसरा बंदा जो उसका विजिटर है वो ऑनलाइन होता है। मतलब कि अभी कोई बंदा खोल के वेबसाइट को देख रहा होगा शायद, या कोई पोस्ट चेक कर रहा होगा, और यहाँ पे शो हो रहा है कि टुडे यूज़र, यानी कि आज की डेट में 21 लोगों ने वेबसाइट को खोल के देखा है या कोई पोस्ट वगैरह देखी है या की है। एक सेकेंड बंद कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, तो और ये ऊपर ओवरऑल आपके विजिटर्स दिखा रहा है जी, 12 अराउंड 13,000 दिखा रहा है। अच्छा, ये हो यहाँ तक बॉडी होगी। उसके बाद ये वाला पोर्शन आ गया आपके पास, फुटर वाला पोर्शन। फुटर के अंदर आप क्या यूजली इंक्लूड करते हैं, जस्ट इंपॉर्टेंट लिंक्स इंक्लूड करते हैं। बेसिकली ये एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर होता है। ऊपर हेडर है, बीच में बॉडी है, और एंड में आपके पास फुटर है। ये pretty मच सबका सेम ही होता है। सारी जितनी भी तरह की वेबसाइट्स होती हैं ऑलमोस्ट सबका सेम होता है, अनलेस कोई अपने आप को ज़रा सा डिफरेंट करना चाहे। क्या मैंने आपको नस्ट वगैरह की वेबसाइट खोल के दिखाई थी? जिस तरह नस्ट है ना, अभी हम नस्ट की वेबसाइट खोल के देख लेते हैं। नस्ट की वेबसाइट भी काफ़ी अच्छी बनी हुई है और काफ़ी एक्सपेंसिव बनी हुई है। ये प्रॉपर कोडिंग से बनी हुई है। आई थिंक ये 2-3 मिलियन की बना के दी थी, जिसने बना के दी थी। अब देखें ना, यहाँ पे डिफरेंट तरह के फीचर्स हैं। यहाँ पे आप देखेंगे ऊपर आपको ना ये सारा पोर्शन हेडर के अंदर नज़र आ रहा है। ये जो मेन्यू होगा ये सेकेंडरी मेन्यू कहलाएगा। ये जो है प्राइमरी या मेन मेन्यू कहलाएगा। और उसके अलावा बीच में ये बॉडी है सारी। और ये सारा जो नीचे नज़र आ रहा है ना, ये यहाँ से नीचे आएंगे, यहाँ पे ये चीज़ें में इसका फुटर स्टार्ट हो जाता है। यहाँ तक इसकी बॉडी रहती है, और ये सारी चीज़ें हैं, ये इसके फुटर के अंदर आ रही हैं। ये सारे लिंक्स हैं, काफ़ी सारे लिंक्स मैंने ऐड किए हुए हैं। अपनी लोकेशन ऐड की हुई है, मैप की, और नंबर, एड्रेस, कॉन्टैक्ट वगैरह, और कॉपीराइट्स यहाँ पे ऐड किए हुए, कॉन्टैक्ट और होम। और ये जो बीच में सारी चीज़ें हैं, ये ऑप्शंस हैं, इमेजेस हैं, ये सब की सब बॉडी के अंदर आ जाती हैं। इसी तरह MIT की भी वेबसाइट काफ़ी अच्छी है, उसको भी देख लेते हैं एक बार। यहाँ से ये देखेंगे, ये MIT की वेबसाइट है। इसका भी देखें स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सिमिलर है। यहाँ पे हेडर शो हो रहा है, ऊपर डिफरेंट ऑप्शंस हैं, और बीच में ये सारा आपके पास इसकी बॉडी है। डिफरेंट इनके जो कोर्सेज हैं, इवेंट्स हैं, जिस चीज़ पे रिसर्च टॉपिक्स चल रहे हैं, वो सारे उन्होंने यहाँ पे इंक्लूड किए हुए हैं। और यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा वेबसाइट को ज़रा यूनिक किया हुआ है, बट फुटर इसके अंदर भी है। किसी और पेज पर जाएंगे ना तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोमिनेंट नज़र आ जाएगा। है ना, जैसा यहाँ पे ये फुटर आ गया इसके अंदर। तो हर सबका वो अलग अलग हो सकता है। इसी तरह हम अगर हार्वर्ड की वेबसाइट को विजिट करें, ये भी टॉप लेवल यूनिवर्सिटी है अमेरिका के अंदर। तो इसको अगर हम, इसकी जो वेबसाइट है अगर हम उसको चेक करेंगे, तो उसके अंदर भी हमें ऑलमोस्ट सिमिलर ही चीज़ें नज़र आएंगी। ठीक है, अभी देखें यहाँ पे आपके पास हेडर है,
बीच में सारी बॉडी के अंदर चीज़ें इंक्लूड की हुई हैं और एंड में ये सारा फुटर आपके पास मौजूद है। फुटर के अंदर अपने आप सोशल लिंक्स भी ऐड कर सकते हैं, ये सारा आपके ऊपर होता है। एनीवेज वापस आते हैं। अब इस तरह इस वेबसाइट के अंदर आपको स्पॉट करना हो कि हेडर कौन सा पार्ट है, तो हेडर वो पार्ट रहेगा जो स्टैटिक होगा, मतलब कि ऑलमोस्ट हर पेज पे उस तरह का या उससे सिमिलर शो होना चाहिए। ऑल्दो हम हेडर की जो इमेजेस हैं वो चेंज कर सकते हैं, मल्टीपल हेडर भी बना सकते हैं। ठीक है, इस हेडर के अंदर की सारे सोशल लिंक्स मैंने इंक्लूड किए हुए हैं। ये इस हेडर का हिस्सा है, ये वाली इमेज इस हेडर का हिस्सा है, ये लोगो, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, सेकेंडरी मेन्यू, प्राइमरी मेन्यू, ये सर्च बार, इतना हेडर के अंदर है। बाकी बॉडी और फुटर आ जाता है। अब मैं आपको उसके बाद मैं आपको बताया था कि वर्डप्रेस जो आपने इतना तो इंस्टॉल कर लिया ना सबने, अब इसके आपने एडिटिंग मोड में कैसे जाना है, यानी कि डैशबोर्ड में कैसे जाना है, इसके अंदर आप एडिटिंग कर सकें। इवन आप इसको भी देखें, जो उन्होंने सिंपलेस्ट ड्राफ्ट बाय डिफॉल्ट इंक्लूड किया है, उसके अंदर भी स्ट्रक्चर सेम ही रखा है। ये हमारा हेडर है। अब इस वेबसाइट के हेडर के अंदर ये वो है ना जो हमने उस दिन लॉन्च की थी, आई होप आपको पता होगा। ये इसमें आपके पास हेडर है और ये एक पेज, इन्होंने एक सिंपल पेज यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ऐड किया हुआ है। बॉडी में सिर्फ एक पोस्ट, रैंडम पोस्ट की हुई है, और फुटर के अंदर लोगो, उसका नाम और कुछ बेसिक थी जो लिंक्स हैं वो ऐड किए हुए हैं। अब हमने अगर जाना है इसके एडिटिंग मोड में, तो हम क्या करेंगे, अपने लिंक के आगे फॉरवर्ड स्लैश ऐड करके wp-admin लिख देंगे। जब ये हम लिख के एंटर करेंगे ना, ये हर वर्डप्रेस वेबसाइट के लिए, इनफैक्ट जो दूसरी वेबसाइट्स हैं उनके लिए भी ये चीज़ रहती है। अब क्योंकि यहाँ पे आने से पहले ना इन्होंने मेरे से पासवर्ड वगैरह मांगा था, मैं यहाँ से बस मैं लॉग आउट करता हूँ। तो अब जब मैं आने की कोशिश करूँगा ना, फॉर एग्जांपल यहाँ से इधर आता हूँ, तो ये मेरे से ईमेल और पासवर्ड मांगेगा जो हमने इंस्टॉलेशन के दौरान ऐड किया था। इसके अंदर हम एडमिन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद हमने जो पासवर्ड था वो अपना इसमें ऐड करेंगे। इसको रिमेंबर मी भी कर सकते हैं। ठीक है, बट जस्ट फॉर, तो यहाँ पे इस पे क्लिक करने के बाद ना हम अपने, ये हमारा डैशबोर्ड है, इस डैशबोर्ड के अंदर आ गया और इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। इसके ऊपर भी हम 4-5 लेक्चर्स लगाएंगे ऑब्वियसली, क्योंकि सारा कुछ हम यहीं से कंट्रोल कर रहे होते हैं। अब बाय डिफ़ॉल्ट आपके किसी भी थीम के अंदर ये कुछ ऑप्शंस हैं जो कि ऑलरेडी होते हैं। ये एक पोस्ट का ऑप्शन है, ये मीडिया का ऑप्शन है। इस पोस्ट के अंदर आपके पास ये सारी पोस्ट आ जाती हैं। पोस्ट और न्यू पोस्ट आपने ऐड करनी हो, और कैटेगरीज असाइन करनी हो पोस्ट को, टैग्स असाइन करने हो, ये सारा हम एक-एक करके वन बाय वन सारे ऑप्शंस को देखेंगे। ये मीडिया है। अब इस मीडिया में क्या होता है, इस मीडिया में लाइब्रेरी होती है, यानी कि आपने अपनी वेबसाइट पे जो-जो इमेजेस, वीडियोस, डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए होते हैं ना, या हाँ, वो सारे यहाँ पे होते हैं, और न्यू ऐड करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। ये पेजेस हैं। अब इस तरह इसके अंदर अभी जो पेजेस है ना, वो तो एक ही पेज बना हुआ है। मैं इस पे क्लिक करूंगा ना, तो ये बल्कि नहीं, दो पेजेस हैं, प्राइवेसी पॉलिसी पेज और सैंपल पेज। इस तरह यहाँ पे हम पेजेस को डिलीट कर सकते हैं, ट्रैश में फेंक के इनको एडिट कर सकते हैं। और इसके यहाँ पे दो तरह के एडिट हैं, क्विक एडिट होता है। क्विक एडिट में क्या होता है कि आप बेसिक बेसिक एडिट कर लेते हैं, ऐसे प्राइवेसी पॉलिसी वाली चीज़ें। अभी हम वन बाय वन इन सारी चीज़ों पे आते हैं। पहले मैं आपको ज़रा डैशबोर्ड का सारा व्यू करा दूँ कि डैशबोर्ड किस तरह होता है, उसमें क्या-क्या ऑप्शंस होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन होता है कमेंट्स का। इसमें ये होता है कि जो आपकी रैंडम पोस्ट है ना, उसके ऊपर कोई भी बंदा कमेंट करता है, तो वो आपके पास यहाँ पे शो होता है कि क्या आप इसको अप्रूव करना चाहते हैं या इसको ट्रैश करना चाहते हैं। इवन आप उसको एडिट भी कर सकते हैं। वर्डप्रेस आपको इतनी भी लिबर्टी देता है, बिकॉज समटाइम्स होता है ना कि लोग शरारत के अंदर भी फजूल कमेंट कर देते हैं। तो अगर वो ऑब्वियसली वो कंट्रोल में होता है, इस बंदे की वेबसाइट होती है, अनलेस के उसके ऊपर उसको कोई थर्ड पार्टी कंट्रोल कर रही है और वो रिस्ट्रिक्शन लगा दे, क्योंकि वो उसको मॉनिटर कर रही है। जिस तरह ऐसी वेबसाइट हो कि जो डिफरेंट प्रोडक्ट सेल करती है, वहाँ पे आपको बंदा कमेंट करे, उस प्रोडक्ट के बारे में कुछ पता है कि भी इसमें ये फॉल्ट है, और जो पीछे यूजर बैठा हुआ वो तो चेंज कर लेगा इस तरह, और उसको अच्छा करके शो कर देगा। इसलिए समटाइम्स थर्ड पार्टी भी होती है, वो मॉनिटर कर रहे होते हैं अपने, क्योंकि उनका अपना बिजनेस होता है, वो खुद देखना चाहते हैं कि उसमें क्या क्या इशूज हैं। ये हो गया कमेंट्स वाला सेक्शन। और पोस्ट वाला सेक्शन भी हमने देख लेते हैं जरा एक बार। इसके अंदर हमारे पास एक पोस्ट है जो हमने स्टार्ट में देखी थी, हेलो वर्ल्ड बनी हुई थी, और उसके उसके अंदर हमारे पास के सारे ऑप्शंस हैं।
मीडिया के अंदर क्या है इसको भी देख लेते हैं कि इसके अंदर हमारे पास पूरी लाइब्रेरी होती है। अभी इसमें कोई भी चीज़ इंस्टॉल वो है अपलोड नहीं हुई। अपलोड करने के लिए हम सिंपल यहाँ पे ऐड मीडिया में जाते हैं और अपने लैपटॉप में से कोई भी फाइल इस तरह की इमेज वगैरह आप इंस्टॉल या इसमें अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, और उसको आपने जहाँ कहीं डिस्प्ले कराना हो वो आप करा सकते हैं, वो आपके पास ऑप्शन होता है। उसके बाद हमारे पास एक और चीज़ होती है अपीयरेंस। ठीक है, तो ये क्या होती है, इसमें ये होता है कि जैसा कि एक plugin, इसमें दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन है थीम का, यानी कि अभी इसके अंदर ना बाय डिफॉल्ट एक थीम इंस्टॉल हुआ है, हम देख लेते हैं कौन सा। ये वाला जो मॉडल है ये हमारे लिए नहीं है, ये एडिटर मोड है। ये सिर्फ वही लोग इसको एक्सेस करते हैं जिनको कोडिंग भी आती है। ठीक है, जो अपने थीम के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं या जिस थीम को उन्होंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है ना, उसके अंदर और कोडिंग करके और फीचर्स बढ़ाना चाहते हैं, तो ये उनके लिए जो जिनमें कोडिंग आती है। ठीक है, आप लोग सिंपल सिंपल अपनी पसंद का थीम यहाँ से इंस्टॉल कर लेंगे। यहाँ पे हम थीम्स पे जाएंगे। अब यहाँ पे वो आपको 3 थीम्स दिखा रहा है। इस वक़्त जो एक्टिवेट हुआ है ना वो थीम ये वाला है, इसका नाम है 2025। ठीक है ना, ये वर्डप्रेस के अपने ऑफिशियल थीम्स होते हैं। इतनी कोई ख़ास फंक्शनैलिटी इसमें नहीं होती और ख़ास फीचर्स भी नहीं होते। अब ये 2024 है, 2023 है, क्योंकि अभी 2025 चल रहा है तो उन्होंने हर साल के हिसाब से बेसिक बेसिक थीम्स बना रखे हैं। अब इसको फॉर एग्जांपल हम देखना चाहते हैं कि ये हमारी वेबसाइट पे कैसा लगेगा। तो यहाँ पे उन्होंने 2 ऑप्शंस दिए हुए हैं। क्या हम इसको ऑटोमैटिकली एक्टिवेट कर लेंगे? एक्टिवेट करने से क्या होगा कि हमारी वेबसाइट के ऊपर ये वाला थीम एक्टिवेट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं साइट पे इस वेबसाइट को खोलूँ, 1 मिनट। इस डॉट ये 1 मिनट, इसका वो क्या है लिंक यहाँ से, मतलब कि इफेक्ट चेक करने के लिए ना मैं इसको साइट पे खोल भी लेता हूँ ताकि जो चेंजेस मैं लेके आ रहा हूँ वो मैं देख सकूँ। यहाँ हम साइट पे अपनी वेबसाइट भी खोल लेंगे। वैसे अच्छा तरीका यही रहता है कि एक तरफ आपको लाइव प्रीव्यू मिलता रहता है। अब मैं इसको, अब इस वक्त ये एक्टिवेट है। अब मैं फॉर एग्जांपल इसको एक्टिवेट करता हूँ तो ये अब ये एक्टिवेट हो गया 2024। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा और इसको रिफ्रेश करके देखूंगा कुछ चेंजेस इसमें आई हैं और ऑब्वियसली चेंजेस आती हैं। अब देखिए यहाँ पे एक इमेज आ गई है और इसका आप देख सकते हैं कि उसके मुकाबले में इसके अंदर काफ़ी कुछ ऑलरेडी एडेड है। तो इसका मतलब है कि ये वाला जो थीम था वो उस वाले से थोड़ा एडवांस था। यहाँ पे फॉन्ट्स डिफरेंट हैं। यहाँ पे एक अबाउट अस का पेज बना हुआ है, सैंपल पेज बना हुआ है, बीच में एक इमेज ऐड हुई हुई है और कुछ थोड़ा टेक्स्ट लिखा है बॉडी के अंदर। अपने वो मिशन स्टेटमेंट वगैरह लिखी हुई हैं, अपना जो की एरियाज है। इसके अलावा कोड्स लिखे हुए हैं, यहाँ पर दिखा ना जिस तरह वेबसाइट के ऊपर सीईओ के कोड्स होते हैं और यहाँ पे लिखे हुए हैं कोड। ये ग्रीन पेन कंपनी का नाम है और उसका सीईओ है, उसकी सीईओ है एनी स्टीन स्टाइनर। उसके बाद ये कुछ और ऑप्शंस लिखे हुए हैं। इस तरह फिर हम चाहें अब इस थीम को भी चेक कर सकते हैं। इसमें जब एक और ऑप्शन है ना लाइव प्रीव्यू का, ये हमें बगैर इंस्टॉल किए एक प्रीव्यू दिखाता है कि इंस्टॉल एक्टिवेट किए बगैर हमारा थीम कैसा लगेगा। इसको हम क्लिक करते हैं और ये इसी स्क्रीन को उस प्रीव्यू में कन्वर्ट कर देगा और हम इसको देख सकेंगे लाइव के कैसा दिखेगा। अब ये एक बेसिक सा हमें दिखा रहा है कि ये इस तरह का प्रीव्यू होगा। ये पसंद नहीं हमें आ रहा तो हम बैक कर लेंगे। ठीक है, अभी हमें ये थीम हमारे पास है, हमने इसको एक्टिवेट किया हुआ है। तो ये फ़र्क है थीम के अंदर। थीम आप सिंपल इंस्टॉल कर लेते हैं। अब कुछ थीम्स ऐसे भी होते हैं जिसके अंदर आप फर्दर थीम्स के अंदर जाके भी डिफरेंट डिज़ाइन सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, थीम के अंदर एडिटिंग करने के लिए हम एक पेज एडिटर इंस्टॉल करते हैं। वो इंस्टॉल नहीं है, वो प्लगइन्स में जाके इंस्टॉल करना पड़ता है। अब हम चाहते हैं कि हम कोई और थीम भी देखें, ये कुछ खास नहीं लग रहे, तो यहाँ पे ऐड न्यू का ऑप्शन है, यहाँ भी ऐड थीम का ऑप्शन है। तो इस पे क्लिक कर लेते हैं, दोनों से सेम होता है। अब यहाँ पे देखें इस वक्त हमारे पास 7336 थीम्स शो हो रहे हैं और ये भी टोटल नहीं है, ये पॉपुलर थीम्स हैं सारे। इतने ज़्यादा थीम्स हैं। आप देखें ना सब थीम्स कितने एडवांस दिख रहे हैं यहाँ पे।
और यहाँ पर भी देख सकते हैं, आपको एक ऑप्शन दिया हुआ है सबके साथ प्रीव्यू का और इंस्टॉल करने का। क्या आप जिस पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये होना चाहिए कि हम कौन सा थीम सेलेक्ट करें। बेसिकली ये डिपेंड करता है आपकी गोल के ऊपर कि आपकी जो वेबसाइट है वो किस तरह की वेबसाइट है। अगर आपकी वेबसाइट कोई ई कॉमर्स वाली वेबसाइट है, जिस तरह यहाँ पे देखें ना, अभी स्टोर फ्रंट एक थीम है, ये बेसिकली ऑनलाइन अगर कोई सेल करना चाहता है अपने प्रोडक्ट्स को वेबसाइट के ऊपर, उसको ई कॉमर्स वेबसाइट कहते हैं। अब यहाँ पे जो ये प्रीव्यू दिखा रहे हैं ना, ये जरूरी नहीं कि ऐसे ही शो हो। समटाइम्स प्रीव्यू शो नहीं होता, वो इंस्टॉल होने के बाद शो होता है, लेकिन यहाँ से आपको एक बेसिक आइडिया हो जाता है कि व्हाट इट इज अबाउट। इस तरह की बहुत सारे थीम्स हैं और कुछ फेमस थीम्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने सिंपल ब्लॉग वेबसाइट बनानी है, फॉर एग्जांपल आप ये न्यूज़ वाली कोई आपने वेबसाइट बनानी जहाँ पे डिफरेंट न्यूज़ आए, टेक्नोलॉजी न्यूज़ आए, मुख्तलिफ न्यूज़ आए, तो आप इस तरह का थीम इंस्टॉल कर सकते हैं। सिंपल आप इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे और वो इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह ई कॉमर्स के लिए एक ये थीम है, ई कॉमर्स के लिए और भी हैं। इस तरह ई कॉमर्स के लिए ना एक ये वाला थीम भी होता है, पॉपुलर इफेक्ट्स। अब समटाइम्स ये भी होता है कि जो थीम आप यहाँ से इंस्टॉल कर रहे हैं ना, एक्सक्यूज मी, तो वो थीम अपने साथ कुछ प्री डिफाइंड प्लगइन्स भी लेके आता है, क्योंकि अब ऑब्वियसली हर थीम के अंदर डिफरेंट किस्म की फंक्शनैलिटीज होगी। अब अगर मैं एक थीम इंस्टॉल कर रहा हूँ न्यूज़ वेबसाइट के लिए, तो उसके अंदर प्लगइन्स डिफरेंट होंगे। कंपैरेटिवली अगर मैं ये पॉपुलर एफएक्स थीम को इंस्टॉल करता हूँ, तो इसके अंदर जो प्लगइन्स होंगे वो ई कॉमर्स के हिसाब से होंगे। अभी ये डाउनलोड हो गया, मैं इसको यहीं से एक्टिवेट कर सकता हूँ या लाइव प्रीव्यू ले सकता हूँ या इधर बैक पे जाके कर सकता हूँ। जो मैंने इवेंट मर्कज के ऊपर थीम इंस्टॉल किया हुआ है ना, जिसके ऊपर इवेंट मर्कज की वेबसाइट बनी, वो ये वाला थीम है। ओशन डब्ल्यूपी जो थीम है काफ़ी एडवांस थीम है, इसके अंदर आपको एडिटिंग ऑप्शंस बहुत ज़्यादा मिलते हैं, इसलिए देखा ना ये टॉप पे शो हो रहा है, क्योंकि ये टॉप के कुछ थीम्स में से आता है। और भी बहुत सारे हैं। इवन आप यूट्यूब पे भी देखें, गूगल के ऊपर भी, कि मैं इस तरह की वेबसाइट बनाना चाहता हूँ तो मुझे कोई वर्डप्रेस की फ्री थीम्स बताओ। अब इसमें एक और चीज़ ये भी है कि ये सारी फ्री हैं। कुछ थीम्स होते हैं जो पेड होते हैं, वो आपको पे करने पड़ते हैं और वो अच्छे खासे महंगे होते हैं। लेकिन मसला ये कि फ़ायदा ये है कि जो पेड थीम्स आप डालते हैं ना, फिर उनकी फंक्शनैलिटीज़ भी और एडवांस होती हैं। यानी कि जो फंक्शनैलिटीज़ आप इन नॉर्मल फ्री के थीम्स को यूज़ करके अपनी वेबसाइट के ऊपर नहीं ला सकते ना, वो आप पेड थीम्स को लेके ला सकते हैं। बट देन अगेन, ये हमें पहले पता होना चाहिए कि हमने किस तरह का थीम अपनी वेबसाइट पे लेके आना है। ठीक है। अब वो कैसे पता होगा? कि जिस तरह की हमारी वेबसाइट है उससे उससे रिलेटेड हम करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इवेंट मार्कर्स के लिए मैंने इसको क्यों सेलेक्ट किया, बिकॉज इसके अंदर पोस्ट करने के लिए और एडिटिंग ऑप्शन ज़्यादा हैं और डिस्प्ले ऑप्शन ज़्यादा है। वैसे ये भी ज़रूरी नहीं है कि अगर एक तरह का थीम इंस्टॉल हो गया है तो अब उसको आप बहुत चेंज नहीं कर सकते। आप पूरा का पूरा उस थीम में बस ये होगा कि उस थीम के अंदर जो बिल्ट इन फंक्शंस है ना, वो आप चेंज नहीं कर सकते। और अगर चेंज करने हैं तो वो आपको कोडिंग से चेंज करने होंगे इस एडिटर वाले ऑप्शन पे जाके। बट हर बंदा वो नहीं कर सकता। हम लोग वर्डप्रेस की तरफ आते ही इसलिए हैं ताकि फजूल की कोडिंग ना करनी पड़े, दिमाग खपाने वाली। और वो आप चैट जीपीटी से भी लिखवा सकते हैं, वो पता लगे। बट स्टिल आपको पता होना चाहिए कि वो कोड कहाँ पे लगाना है, बिकॉज समटाइम्स कुछ लोग एडिटर को ओपन कर लेते हैं, कोड लगाते हैं तो थीम क्रैश हो जाता है, बिकॉज वो कहीं ना कहीं गलत जगह पे लगा देते हैं या वो कुछ उसको पेस्ट करते हुए कोई कुछ चीज़ कोड गलत कर देते हैं क्लिक। इसको हम चेक भी कर लेते हैं ज़रा एक बार फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। अब यहाँ पे देखेंगे ना आपको ये, ओके नहीं, एक मिनट, ये तो आपके पास हो रहा है नॉन कोडिंग वाला ऑप्शन शो हो रहा है। ठीक है ठीक है, ये नहीं बल्कि ये तो सिंपल एडिटिंग वाला मोड है। एक मिनट, वो कोड वाला दूसरा मोड है। अब इसमें ये वाला आपको मैं बाकी अभी नहीं दिखाता, ये आपको मैं बाद में दिखाऊंगा बिकॉज ये अभी करी नहीं है। और यहाँ पे इसके थ्रू आप एडिटिंग कर सकते हैं, हर सेक्शन की एडिटिंग यहाँ से आप कर सकते हैं क्लिक करके। और ये वाली जो अभी एडिटिंग है ना, ये सिंपल एडिटिंग है। ये हमने एडिटिंग कर रहे हैं बगैर किसी पेज इंस्टॉलर को डाले। ये सिंपल जो इनका एक एडिटर बॉक्स होता है,
अब जैसे यहाँ पर मैं कुछ चेंज करना चाह रहा हूँ इसके अंदर, इनोवेशन, साइंस एंड सस्टेनेबिलिटी फॉर एग्जांपल मैंने रैंडम लिखा है, तो इसको यहाँ पे मैं सेव कर दूंगा यहाँ पे। और जब मैं यहाँ पे जाके अपनी वेबसाइट के ऊपर चेक करूंगा, यहाँ पे देखेंगे अभी वही पुराना लिखा हुआ है। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, फिर चेक करते हैं, यहाँ पे साइंस भी लिखा हुआ आ गया। तो इस तरह हम कर सकते हैं, वहाँ पे एडिटिंग करें और यहाँ पे चेक कर लेते हैं। इस पूरे को भी हम डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। पहले हम ये भी देखेंगे कि सिंपल जो बिल्ट इन टूल्स हैं उनको यूज़ करके कैसे एडिटिंग की जा सकती है। और उसके अलावा हम एलिमेंटर के बारे में भी देखेंगे। एलिमेंटर के बारे में हम देखेंगे आई थिंक एक या दो क्लासेस के बाद, बिकॉज वो एक प्रॉपर टूल है जो जिसके ऊपर मतलब पूरी वर्डप्रेस चल रही है। हालांकि वो एक सिंपल प्लगइन है, लेकिन वो इतना बेहतरीन प्लगइन है कि उसको यूज़ करके आप अपनी मर्जी की पूरी वेबसाइट चेंज कर लेते हैं। एनीवेज हम बैक पे जाते हैं दोबारा कि आज की क्लास में हमने सारे डैशबोर्ड को एक्सप्लोर करना है। सारा कुछ नहीं करेंगे, ऑब्वियसली यू आर वेलकम टू ट्राई डिफरेंट थीम्स। आपने जो वेबसाइट इंस्टॉल की है ना, आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। आपको किसी थीम का नाम पता है, इसमें भी एस्ट्रा एक काफ़ी कॉमन थीम है, उसके अंदर बिल्ट इन वेबसाइट्स मिलती हैं आपको, जिस तरह ये है, इसका भी चेकआउट कर सकते हैं। पर ये भी याद रखना होगा हमें कि हम ये नहीं कि हम 50 थीम इंस्टॉल कर लें, बिकॉज इतनी ज़्यादा चीज़ें आप अपनी वेबसाइट के ऊपर या डैशबोर्ड पे इंस्टॉल करेंगे, आपकी जो स्पेस है वो रन आउट होना शुरू हो जाएगी। एनीवेज आई थिंक आपको समझ आ गया कि किस तरह हम थीम्स को इंस्टॉल करते हैं। और किसी थीम के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी हो तो हम गूगल पे ले सकते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखा ना कि जिस तरह बनी हुई है, समटाइम्स कुछ थीम्स आप इंस्टॉल करेंगे तो वो एज इट इज़ आपको शो तो नहीं होंगे, लेकिन वो उस थीम के अंदर जाके भी आपको समटाइम्स लॉन्च करना पड़ता है। अब जिस तरह ये देखें, इसको चेक करते हैं कि यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट शो हो रही है, यहाँ पे प्रीव्यू हमारे पास उस तरह का नहीं आ रहा, लेकिन उसके लिए पहले हमें इसको इंस्टॉल करके थीम के अंदर जाना पड़ेगा, ठीक है। वो हम उसको भी करके देखेंगे। अब आपको इतना समझ आ गया थीम्स के बारे में, तो अब हम बैक पे जाते हैं, जो हमारे करंट थीम्स हैं बस ये भी चेक कर लेते हैं, पॉपुलर वंस हैं, लेटेस्ट थीम्स भी हम यहाँ से देख सकते हैं। लेटेस्ट हमारे पास आ रहे हैं अराउंड 13,000 थीम्स। ये बहुत ज़्यादा थीम्स हैं कि फिर इसमें आपको देखना पड़ता है ना आपकी डिज़ायर के हिसाब से कौन से कंपैटिबल रह रहे हैं। कोई क्वेश्चन तो आई थिंक नहीं है सो फार। अच्छा, ठीक है। कुछ यहाँ पे ब्लॉक थीम्स हैं, तो ये अलग अलग कैटेगरीज हैं, ये आपकी अपनी रिक्वायरमेंट के बेस पे होता है। अब हम वापस जाते हैं थीम्स के ऊपर, किसी और थीम को इंस्टॉल करके देखते हैं। पहले हमने ये किया था, यहाँ से हम हमारे पास अभी इस वक्त 6 थीम्स हो गए हैं। हम किसी थीम को निकालना चाहते हैं तो हम निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल इनको रहने देते हैं, जो बिल्ट इन है उसका से इसको भी निकाल सकते हैं, बट हम इसको निकाल के देख लेते हैं। यहाँ पे जाते हैं, आपके पास डिलीट का ऑप्शन आता है कि अभी एक थीम को आपने ट्राई किया, वो आपको सही नहीं लगा, आप उसको डिलीट कर लेते हैं। तो यहाँ से आप डिलीट करेंगे तो सारा उसका डाटा भी निकल जाएगा और वो थीम भी आपके उससे निकल जाएगा। हाँ, लेकिन जो आपने एक्टिव किया हुआ ना उसको डिलीट करने के लिए आपको फिर अपना दूसरा थीम एक्टिवेट करना पड़ेगा और फिर उसको आप डिलीट कर पाएंगे। और जिस तरह इस वक्त यहाँ पे 2024 के नाम से जो थीम है वो एक्टिवेट हुआ है हमारी वेबसाइट के ऊपर, हमारे लिंक के ऊपर, इस लिंक के ऊपर। आई थिंक अपीयरेंस के बारे में हमको पता चलेगा। अपीयरेंस के अंदर वैसे और ऑप्शंस भी हैं, बट जैसे जैसे हम इसको अपडेट करेंगे, इसमें और प्लगइन्स इंस्टॉल करेंगे ना, तब वो इसके अंदर शो होना शुरू होंगे। अब उसके बाद हम आते हैं प्लगइन्स के ऊपर। प्लगइन्स क्या होते हैं? प्लगइन्स में दो ऑप्शंस आ रहे हैं, इंस्टॉल्ड प्लगइन्स के जो प्लगइन्स आपने ऑलरेडी इंस्टॉल किए हुए हैं, और ऐड प्लगइन्स के जो आप न्यू प्लगइन्स इंस्टॉल करना चाहते हैं। इंस्टॉल में देखते हैं हमारे पास हार्डली एक दो होंगे। अब ये हमारे पास दो प्लगइन है, ये एक ऐसा प्लगइन है जो मतलब कि ऑटोमेटिक पोस्ट जनरेट करता है। ये भी कोई बुरा प्लगइन नहीं है, इसको भी आप प्रोग्राम कर सकते हैं कि भाई ये हर संडे इस तरह की पोस्ट करता रहे, इससे आपकी वेबसाइट भी एक्टिव रहती है। और ये वाला एक प्लगइन है, ये स्पैम प्रोटेक्शन के लिए होता है, कोई इस तरह का फेक कमेंट ना करे, कोई अनप्रोटेक्टेड वेबसाइट से हमें अप्रोच ना करे। बहुत सारे हैं प्लगइन्स भी, हज़ारों हैं,
और प्लगइन्स भी पेड भी होते हैं, फ्री भी होते हैं, हम देख लेते हैं अभी। अब जिस फॉर एग्जांपल इसको आप डिलीट भी कर सकते हैं। अभी प्लगइन्स एक्टिवेट नहीं हुए हैं, ये सिंपल एक्टिवेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ ये भी देख लें कि आपने पेज हो, मीडिया जो भी ऑप्शन खोला हुआ है ना, तो आपके पास ये ऑप्शंस आ रहे होते हैं। अप्लाई वाला, इसमें हमारे पास ऑप्शन ये होता है, ये देखें सारे, कि फॉर एग्जांपल उनके हम एट अ टाइम मल्टीपल पेजेस या मल्टीपल प्लगइन या मल्टीपल पोस्ट के साथ डील कर रहे होते हैं। तो इस तरीके से ना हम उस एक पेज की सारी पोस्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। अब सेलेक्ट करने के बाद हम मैसिव एक्शन ले सकते हैं, जैसे कि जिस तरह की बल्क एक्शन आ रहा है। अब हम चाह रहे हैं कि इन दोनों को हमने एक साथ एक्टिवेट करना है, तो बजाय दोनों पे अलग अलग क्लिक करने के हम दोनों को सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जाके हम एक्टिवेट कर लेंगे। दोनों को डीएक्टिवेट करना है, यहाँ पे चले जाएंगे, अपडेट करना है, डिलीट करना है। दोनों के अंदर ऑटोमेटिक अपडेट्स को इनेबल करना है कि जैसे ही दोनों प्लगइन्स के अंदर कंपनी की तरफ से या डेवलपर की तरफ से किसी किस्म का कोई अपडेट आता है तो वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाए, या फिर उसको डिसेबल करना है। अब इसको हम चेक करते हैं एक्टिवेट करके। एक्टिवेट पे क्लिक कर लेंगे और आगे फिर यहाँ पे अप्लाई पे भी क्लिक करना पड़ेगा। इससे हम क्लिक कर लेंगे तो आपके पास वो एक्टिवेट हो जाएंगे। बट समटाइम्स पता क्या होता है, किसी प्लगइन को जब आप एक्टिवेट करते हैं ना, तो वो आपको उस प्लगइन के फीचर्स वाले पेज पे ले आता है। अब इस तरह ये जो है ना प्लगइन, ये पेड है। वो कह रहा है चूज अ एक्समेट प्लान, ये इनका प्लगइन का नाम है। तो आपसे कह रहा है कि आप कोई प्लान चूज करें, यानी कि ऑब्वियसली पे करने का कह रहा होगा। इस तरह यहाँ पे ये है। अब ये पर्सनल है, आई थिंक ये फ्री है, पता नहीं या जो भी। बहरहाल इसके अंदर पेड वर्जन्स भी हैं। इस तरह का मैंने बताया था कि प्लगइन्स फ्री भी होते हैं, पेड भी होते हैं। बट देन अगेन, आप जब पेड प्लगइन लेंगे तो ऑब्वियसली उसके अंदर फीचर्स भी उतने ज़्यादा अच्छे होंगे, और डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट आप पेड लेंगे। और अच्छा, इस केस में क्या होता है, यहाँ पे जब आप परचेज करेंगे ना तो वो वन टाइम होगी। इस तरह मैंने आपको बताया था ना कि जब आप होस्टिंग परचेज करते हैं कहीं से, डोमेन या होस्टिंग, तो उसको आपको हर साल पे करते रहना होता है। लेकिन एक बार आप यहाँ पर कोई प्लगइन या कोई थीम को परचेज करते हैं ना, तो वो जब तक आपको डिलीट ना कर दें वो आपके पास रहता है। ये एक फायदा है। जैसे हम यहाँ पे लिखा हुआ ना कि $10 दे के मैं इसका प्रो वर्जन ले लूँ और उसको एक्टिवेट कर लूँ, तो प्रो वर्जन हमेशा के लिए, जब तक मेरी वेबसाइट एग्जिस्ट कर रही है और जब तक उसके अंदर ये वाला प्लगइन इंस्टॉल है, ये चलता रहेगा। मुझे दोबारा बार बार खरीदना नहीं पड़ेगा, तो ये इधर एक प्लस पॉइंट होता है। तो बाहर हम वापस जाते हैं प्लगइन वाले पेज पे चेक करने के लिए। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दोनों के दोनों प्लगइन्स एक्टिवेट हो चुके हैं। यहाँ पे अभी वो डीएक्टिवेट का ऑप्शन दे रहा है। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हमें एक और ऑप्शन वो दे रहा है कि भी इसका एक न्यू वर्जन अवेलेबल है, तो उसको इधर हम यहाँ से अपडेट कर सकते हैं, या फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे मल्टीपल प्लगइन मौजूद थे, हम फिर से इसको ऐसे सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे और कह देंगे कि या तो यहाँ से अपडेट कर लेंगे या हम इनेबल कर लेंगे ऑटो अपडेट। इस समय यहाँ पे अपडेट पे क्लिक करता हूँ और अप्लाई कर देता हूँ, तो अब क्योंकि इस एक का ही अपडेट आया हुआ था तो ये अपडेट हो रहा है अभी, ये अपडेट हो गया। तो ये सेकंड्स के अंदर इंस्टॉलेशन अपडेटिंग वगैरह हो जाती है। आई थिंक आपको प्लगइन का भी पता लग गया होगा। अब हम इसमें चेक करते हैं अगली चीज़ कि न्यू प्लगइन्स कैसे इस पे इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे क्या है ऑप्शंस आपके पास, यहाँ पे इधर ऑप्शन होता है ऐड प्लगइन का ऑप्शन, यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। और हाँ, प्लगइन को आप अपलोड भी कर सकते हैं, क्योंकि प्लगइन्स ज़रूरी नहीं कि आप वर्डप्रेस से ही परचेज करें। गूगल से भी आप वर्डप्रेस के थीम्स और प्लगइन्स परचेज कर सकते हैं। किस तरह करेंगे, आप गूगल पे जाएंगे, आप लिखेंगे प्लगइन का नाम, प्लगइन नेम और वर्डप्रेस ऐसे लिखेंगे आप, ठीक है। तो जो प्लगइन वहाँ पे आएगा ना, वो प्लगइन एक स्पेसिफिक फाइल फॉर्मेट में होगा। आप क्लिक करके डाउनलोड कर लेंगे। अगर तो वो फ्री है तो फ्री में डाउनलोड हो जाएगा, और अगर पेड है तो वो पेड पैसे देख के आप उसको डाउनलोड कर लेंगे उस फाइल को, तो वो फाइल आपके पास डाउनलोड्स में शो हो जाएगी। फिर आप अपनी वेबसाइट पे जाके उसको, यहाँ पे आप एक और ऑप्शन आपको नजर आ रहा होगा अपलोड प्लगइन का, ये ऑप्शन वो ऑप्शन है जहाँ पे वो कहेंगे कि फाइल चूज करें जो आपने प्लगइन इंटरनेट से डाउनलोड किया है। वो आप जाएंगे डाउनलोड्स में जाके और सेलेक्ट कर लेंगे। फिर वो यहाँ पे डालने के बाद इंस्टॉल करेंगे, तो वो भी इंस्टॉल होकर कहाँ पे आ जाएगा, जहाँ पर आपके ये वाले इंस्टॉल प्लगइन्स हैं। तो इंस्टॉल करने के दो तरीके हैं, इधर आप यहाँ पे वर्डप्रेस के डैशबोर्ड से जाके प्लगइन को इंस्टॉल कर लेते हैं,
या फिर आप गूगल से या किसी भी और सोर्स से प्लगइन की जो फाइल है उसको अपलोड करके इंस्टॉल कर लेते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये कुछ प्लगइन्स हैं जो फीचर्ड हैं। इस तरह ये एक जेट पैक है कि सिक्योरिटी के लिए, बैकअप के लिए एक अच्छा प्लगइन है। ये जो गुटेनबर्ग है ये जो लोग पोस्ट या ब्लॉग्स लिखते हैं उसके लिए आपको एडवांस एडिटिंग टूल्स देता है। और उसके अलावा बहुत सारे हैं, यहाँ से हम चेक कर लेते हैं पॉपुलर में जाके। पॉपुलर में देख सकते हैं, यहाँ पे देखा ना, जब मैं आपको एलिमेंटर का बता रहा था, ये एक प्लगइन ऐसा है कि जो आपको जो एक तरह का वेबसाइट बिल्डर है। ठीक है, ये आपके इसके अंदर ना हम एक एक अपने हिसाब से हर ऑप्शन लगा सकते हैं। हालांकि इसकी भी अपनी लिमिटेशंस तो हैं। इसको भी हम पूरे को सीखेंगे। पूरी 2 या 3 क्लासेस पे हम सिर्फ एलिमेंटर को सीखेंगे, क्योंकि ये एक बहुत मेन प्लगइन है। इससे पूरी की पूरी वेबसाइट बिल्ड होती है। ये इस पे लिखा हुआ भी है, इट्स जस्ट मोर देन अ पेज बिल्डर। तो हर वेबसाइट का, उस एक वेबसाइट के अंदर अगर 10 पेजेस है ना, तो हर पेज को हम इस एलिमेंटर के थ्रू अपडेट करके उसको एडिट करते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लगइन है, इसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं। लेकिन आज आपने ये करना है काम कि जो पहले तो आपने वेबसाइट अपनी लॉन्च करनी है। ठीक है, लॉन्च करने के बाद आपने ये करना है कि उसके डैशबोर्ड में जाना है और सबसे पहला एक प्लगइन इंस्टॉल करना है, वो है एलिमेंटर का। इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। उसके बाद ये कॉन्टैक्ट फॉर्म 7, ये एक ऐसा प्लगइन है जिससे आप जाते हैं ना डिफरेंट वेबसाइट के ऊपर, वो आपसे कहते हैं कि न्यूज़ लेटर के लिए अप्लाई करें, सब्सक्राइब करें, तो आप अपनी, वो लोग अपनी मेल या नेम डालते हैं। तो ये कॉन्टैक्ट फॉर्म है, और बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, न्यूज़ लेटर और दूसरे फॉर्म्स और गूगल फॉर्म्स, या आप इस वाले प्लगइन से बना सकते हैं। तो प्लगइन भी आप अपने हिसाब से डालेंगे, ये नहीं कि एक 50-60 प्लगइन डाल के बैठे हुए हैं वेबसाइट के ऊपर, बिकॉज प्लगइन की भी वो भी एक स्पीड यूज़ कर रहे होते हैं, यानी कि मेमोरी यूज़ कर रहे होते हैं आपकी वेबसाइट की। बहुत ज़्यादा प्लगइन डालेंगे तो फिर आपकी वेबसाइट स्लो हो जाती है। अब जिस तरह ये एक प्लगइन है ना, ये लाइट स्पीड कैश, ये क्या करता है, ये इंस्टॉल करने से क्या होता है कि आपके जो वेबसाइट के जो वेस्ट फाइल्स हैं ना, वो उनको कैश करता है, डिलीट करता रहता है, ताकि आपकी वेबसाइट स्लो ना हो। ये भी इंस्टॉल कर लेंगे आप। मैं आपको इनके नाम सेंड कर दूंगा, इनको आप नाम लिख के यहाँ से भी सर्च कर सकते हैं। ये तो अभी ऊपर आ रहे थे तो मुझे याद आते जा रहे हैं ये प्लगइन्स हैं। और ये वाला प्लगइन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसको हम अभी नहीं करते, इसको हम तब करेंगे जब हमारी वेबसाइट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी होगी और हमें उसकी मार्केटिंग करनी होगी। तो अब ये वाला भी एक प्लगइन है, ये है वो कॉमर्स। ये प्लगइन बना ही उन वेबसाइट्स के लिए है जो ई कॉमर्स वाली वेबसाइट है, मतलब कि अगर जिसमें आपने कुछ ना कुछ सेल करना होता है। जैसे आप जाते हैं ना वेबसाइट पे, आप क्लिक करते हैं, आपके पास लिखा आता है कि भाई परचेज, ये परचेज होगा। मैं चेक करता हूँ कि एक वेबसाइट वो अभी तक फंक्शनल है कि नहीं। आई थिंक सब नहीं, ये तो वो नहीं है। एनीवेज, इसी तरह की वेबसाइट होगी आपके पास कि ये आपके पास ऑप्शन अब आ रहे हैं ना कि ये क्लिक करें परचेज करने के लिए, ये प्राइस लिखी हुई है, ठीक है ना। ये देखें, इस तरह के पेजेस उसमें आते हैं। अब यहाँ पे साइज लिखा हुआ है, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्सेल, 2 एक्सेल, 3, 4, 5। क्वांटिटी का ऑप्शन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, कितनी तरह की कितनी लेनी है। और ये ऐड टू कार्ड ऑप्शन, पेमेंट ऑप्शन। इस तरह के ऑप्शंस अपनी वेबसाइट पे लाने के लिए हमें इस तरह का प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ता है, वो कॉमर्स के नाम से है। ठीक है, ये वो कॉमर्स का प्लगइन है। इसी तरह आप आगे जाते रहते हैं, बहुत सारे प्लगइन्स हैं। ऑब्वियसली हम सारा टाइम प्लगइन पे तो नहीं लगा सकते, लेकिन इससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि अपनी वेबसाइट के ऊपर, इससे आपको ये पता लगता है कि आपकी वर्डप्रेस की स्ट्रेंथ कितनी है, और लिमिटेशन कितनी है। क्योंकि ऑब्वियसली अब जो कोडिंग से वेबसाइट बन रही है, वर्डप्रेस उसका मुकाबला तो नहीं कर सकती 100%, बट हम काफ़ी हद तक बेहतरीन वेबसाइट्स बना सकते हैं अगर हमें प्लगइन्स वगैरह और अपने थीम्स के बारे में पता हो। तो उसके अलावा ये बहुत सारे यहाँ पे प्लगइन्स डले हुए हैं, ये प्लगइन भी है, ये भी अच्छा है। एक ये प्लगइन है, और इसमें एक और प्लगइन होता है, वो हम चेक करते हैं। वैसे वो अभी चेक नहीं करने के लिए आपको बता देता हूँ। हेडर, ये हेडर के लिए, यानी कि वेबसाइट्स के हेडर और फुटर बनाने के लिए अलग से प्लगइन्स होते हैं।
अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्टिकी हेडर इफेक्ट फॉर एलिमेंटर। स्टिकी हेडर इफेक्ट क्या मतलब है? ये मैं आपको दिखाता हूँ। आई थिंक मेरे ख्याल में इवेंट मर्कज में तो नहीं हुआ हुआ। ये एक और वेबसाइट मैंने बनाई थी आई थिंक 2 साल पहले। ये बनाई थी मैंने, जो ईपीए का इदारा आपको पता हो शायद, H8 में इदारा है एक, पाकिस्तान एटॉमिक नहीं एटॉमिक कह रहा हूँ, पाकिस्तान एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। यहाँ पे हमने इंटर्नशिप की थी, एज ए वॉलंटियर इंटर्नशिप कह सकते हैं। तो 1 साल तक हमने काम किया था वहाँ पे। एक सर थे डॉक्टर वहीद, तो वो वहाँ पे सेक्रेटरी थे। तो उन्होंने मेरे से वेबसाइट ये बनवाई बनवाई थी। ये बेसिकली उन्होंने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था। ये गवर्नमेंट का इदारा है, प्रॉपर अच्छा इदारा है। अब ये चल तो रही है बट आई थिंक थोड़ी स्लो हुई है, बिकॉज इसको आजकल कोई खास मैनेज नहीं कर रहा। तो इसके अंदर ही मैंने जिस तरह अपनी वेबसाइट बनाई हुई थी ना, सर को वो अच्छा लगा था डिज़ाइन। तो सर कह रहे थे कि इसको भी ना आप इस तरह का डिज़ाइन मुझे बना के देना। इसके अंदर मैंने उनके लिए लगाया है विजिटर्स का, कि कितने लोगों ने अब तक इनकी वेबसाइट को विजिट कर लिया हुआ है। ये इसका फुटर है। ये पाकिस्तान एकेडमी ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेज है। ये इन्होंने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था ईपीए के अंडर ही। ये लोकेशन ऐड की हुई है, ये बॉडी है। और ये देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक न्यूज़ फ्लैश का, ये भी एक प्लगइन है। ठीक है ना, आप देखते हैं ना गवर्नमेंट की वेबसाइट्स के अंदर इस तरह के न्यूज़ फ्लैश वाले ऑप्शंस लगे होते हैं। इस तरह मैंने आपको अपना एक दिखाया था ऑप्शन PARC, एक पाकिस्तान का नेशनल एग्रीकल्चर का इदारा। यहाँ पे मैं 2 साल 2.5 साल से काम कर रहा हूँ। अब तो बल्कि मेरी जॉब खत्म होगी भी यहाँ से। तो इनकी भी आप अगर वेबसाइट देखें तो आपको नजर आएगा। देखिए यहाँ पे किस तरह, और ये प्रॉपर कोडिंग से बनी हुई है। देखिए यहाँ पे ऊपर, यहाँ पे आपको एक न्यूज़ फ्लैश नजर आ रहा है जिसमें सारे लेटेस्ट न्यूज़ मूव कर रहे हैं। ये ज़रा एक प्रोफेशनल सा वे है। ये इन्होंने यहाँ पे लगाए हुए हैं कि कौन कौन से प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। ये डायरेक्टर और प्रीवियस चेयरमैन की तस्वीरें हैं। और ये यहाँ पे शो हो रहा है कि कौन कौन सी न्यूज़ लेटेस्ट आपके पास चल रही है, कौन सी जॉब्स ऑफर्स आ रही हैं, कौन कौन से विजिट्स हैं। तो ये अब देखने में बहुत कूल लग रहा होगा कि इसके लिए बहुत अच्छा हैवी कोई कोडिंग लगी होगी, बट इसके लिए भी प्लगइन्स वर्डप्रेस के अंदर अवेलेबल हैं। अब जो यहाँ पे एक प्लगइन आपको शो हो रहा है ना, ये स्टिकी हेडर। स्टिकी का मतलब होता है कि जो स्टिक कर रहा है। मैं नीचे करूँ ना, हेडर ऊपर नहीं जा रहा। ये स्टिकी हेडर होता है। ये देखिए, ठीक है। तो ये इसके लिए भी हम एक अलग से प्लगइन लगा रहे हैं, बट आई थिंक इसकी इतनी कोई खास ज़रूरत नहीं है, बिकॉज जितने ज़्यादा प्लगइन्स होंगे ना, उतनी ज़्यादा आपकी वेबसाइट स्लो होने के चांसेस होते हैं। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि मिनिमम प्लगइन्स के अंदर मैक्सिमम फुली फंक्शनल वेबसाइट होनी चाहिए। मैं पहले ज़रा चेक कर लूँ टाइम कितना रह गया। आई थिंक टाइम तो है। कोई क्वेश्चन अगर हो सो फार तो आप पूछ सकते हैं, बीच में रोक के भी। मतलब बहुत सारे प्लगइन्स हैं यहाँ से। अभी फ़िलहाल आपने जो प्लगइन्स हैं आपको मैंने बताए हैं, 2 प्लगइन्स हैं वो आपने इंस्टॉल करने हैं। ठीक है। अभी आई थिंक हमारा प्लगइन वाला सेक्शन भी कवर हो गया। अपीयरेंस वाला सेक्शन भी हमने अभी उनको हमने फुली एक्सप्लोर तो नहीं किया, लेकिन बेसिक बेसिक हमने कर लिया। अपीयरेंस और प्लगइन्स को तो हमने कर ही लिया। फिर जो ऊपर वाले ऑप्शंस हैं इनको हम जब जैसे जैसे हम पोस्ट बनाएंगे, पेजेस बनाएंगे, उस हिसाब से करेंगे। उसके बाद अगला ऑप्शन आता है यूज़र का। यूज़र के अंदर हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं। अब ये कौन से यूज़र हैं? अब इस वेबसाइट के अंदर क्योंकि सिर्फ मैं अकेला ही यूज़र हूँ, तो मेरा यहाँ पे आप देख सकते हैं एक पूरा पेज बना हुआ है यूज़र का। ये किस लिए होता है? ये पेज एग्जिस्ट करता है इसलिए, ताकि क्योंकि अब एक वेबसाइट को अकेले बंदे का मैनेज करना मुश्किल होता है। तो इसके लिए क्या होता है कि आप मल्टीपल यूजर्स को ऐड कर सकते हैं। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैंने अपनी कंपनी के अंदर किसी को जॉब देनी है, तो मैं उसको उसको एज अ यूज़र यहाँ पे ऐड कर दूंगा। ऑल दो मेरे पास अब ऑप्शंस हैं कि मैं उसका रोल क्या रखना चाहता हूँ। अब जो एडमिनिस्ट्रेटर सबसे बड़ा रोल होता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली मैं किसी को एडमिनिस्ट्रेटर तो नहीं बनाना चाहूँगा कि ये ना हो बाद में कोई मसला हो, बाद में सारी वेबसाइट ही वो उड़ा दे। कोई ऐसा बंदा हो जो ट्रस्टवर्दी ना हो, वो सारा डाटा ले जाए। तो मैं उसको लिमिटेड एक्सेस दूंगा। अब सब्सक्राइबर ये तो एक आम यूज़र का रोल है। अब मैं उसको फॉर एग्जांपल ऑथर दे देता हूँ, किसी एक पेज का ऑथर उसको बना देता हूँ, और वो उस पेज को ऑथर कर सकता है। कैसे ऐड करेंगे? यहाँ पे ऐड यूज़र पे क्लिक करेंगे, उस बंदे का नाम, उस बंदे का ईमेल, फर्स्ट सेकंड नेम,
और ये बना के पासवर्ड वगैरह हम उसको दे देंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें आप एक रैंडम नाम लिखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट या वर्डप्रेस स्टूडेंट के नाम से। ईमेल इसके ऊपर उस बंदे की होगी ऑब्वियसली, तो उसके अलावा सेकंड फर्स्ट नेम ये भी ऑप्शनल है। वेबसाइट तो इसी वेबसाइट का लिंक डालेगा। अब ये तो इवेंट मेकर्स का शो हो रहा है, मैं डालूंगा इसका लिंक, ये जो हमारी वेबसाइट होगी, आप भी जो आपने लिंक रन किया उसकी उसका अपलोड करेंगे। और यहाँ पे इस पासवर्ड जनरेट करके उसको ऐड यूज़र पे क्लिक कर देंगे, उस बंदे को मेल चली जाएगी, वो मेल खोलेगा और वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ऐड यूज़र में शामिल हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरह आप ऐड कर सकते हैं। और जिसको आपने ऐड किया हुआ है, आप अब चाह रहे हैं कि उसका रोल चेंज करना है या उसको आउट करना है बिल्कुल ही, तो आप यहाँ से उसको निकाल सकते हैं, कंट्रीब्यूटर कर सकते हैं, या फिर सिंपल यहाँ पे क्लिक करें और डिलीट कर दें। ठीक है ना, डिलीट कर दें और अप्लाई कर दें। इस तरह ऐड यूज़र का ऑप्शन है। प्रोफाइल है अगला ऑप्शन। प्रोफाइल में आपके बस जो आपकी वेबसाइट है ना उसकी प्रोफाइल होती है, उसके बारे में कुछ डिटेल होती है, ये उसके एडमिन कलर स्कीम है, ये इतना कुछ खास ऑप्शंस नहीं है, उसकी ज़रूरत भी नहीं, बिकॉज हम उसको अपने हिसाब से ऑलरेडी एडिट कर लेते हैं, इन कलर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लास्ट में हमारे पास टूल्स ऑप्शन आते हैं, इनकी भी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये अनलेस आप प्रॉपर प्रोफेशनल हैं वर्डप्रेस के ऊपर, तो आपको पता है कि इसमें कैसे इंपोर्ट करना है, साइट की हेल्थ को इम्प्रूव कैसे करना है, इनको भी रहने देते हैं। सेटिंग्स एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सेटिंग के अंदर आपके पास जनरल सेटिंग, राइटिंग, रीडिंग, डिस्कशन, मीडिया, लिंक्स, प्राइवेसी की है। बस हम आज इतना देखेंगे सेटिंग्स तक, और फिर कल हम वन बाय वन इसके सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करेंगे। आज अब जाते हैं पहले हम सेटिंग्स के अंदर, जनरल के अंदर। अब जनरल सेटिंग क्या है, यहाँ पे आप अपना कोई आइकन ऐड करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं, अब मुझे याद नहीं है कि मेरे पास इवेंट वर्कर्स का कोई लोगो पड़ा हुआ है, आई थिंक पड़ा हुआ है। मैं इसको एज अ लोगो यहाँ पे ऐड करता हूँ। आप देख सकते हैं कि अभी जो ये अपलोड हुआ है ना, ये मेरी मीडिया लाइब्रेरी के अंदर अपलोड हो गया। मैं कहता हूँ सेट एज आइकन, साइड आइकन, क्लिक किया। क्रॉप करने की ज़रूरत है तो ठीक है, वरना नहीं है, क्लिक करें। और मैं दिखा भी रहा है कि आपको ऐसा ऐसा दिखेगा। ये मैंने यहाँ पे लगा दिया आइकन। अब यहाँ पे वर्डप्रेस का मेरे यूआरएल है, इसको भी मैं चेंज कर सकता हूँ, बट उसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैं अपनी मेल चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि इसकी मेंबरशिप कौन ले सकता है, तो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं कह दूँ एनीवन कैन रजिस्टर, और एनीवन कैन रजिस्टर एज अ सब्सक्राइबर। अगर मैंने गलती से ये एडिटर या ऑथर कर दिया, तो हर बंदा खोल के हमारी वेबसाइट को एडिट करता फिरेगा, इसलिए हम इसको सिर्फ सब्सक्राइबर ही रखेंगे। और लैंग्वेज आप इंग्लिश कर लें, यूनाइटेड स्टेट्स वाली कर लें, या ब्रिटिश कर लें, जो भी लैंग्वेज है वो आपकी वेबसाइट उस लैंग्वेज के ऊपर सेट हो जाएगी। इतना ईजी है। टाइम जोन भी आप अपने कंट्री के हिसाब से ऐड कर देंगे, डेट भी और फॉर्मेट। तो जनरल सेटिंग्स के अंदर ये चीज़ें होती हैं। इसी तरह आप राइटिंग के ऊपर देख लेंगे। राइटिंग में क्या है, राइटिंग के अंदर इंक्लूड होता है कि जो पोस्ट आप कर रहे हैं ना वो किस तरह की है। अब पोस्ट पोस्ट का जो फॉर्मेट है वो आप सेट कर सकते हैं यहाँ से। इसको भी हम एक्सप्लोर करेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ आज के दिन ये दिखा रहा हूँ कि ये ऑप्शंस का रोल क्या है। रीडिंग के अंदर हमारे पास क्या आता है कि जो हमारी वेबसाइट है वो कैसी दिखे। अब उसके अंदर 10 पोस्ट दिखें, 15 पोस्ट दिखें, या 20 पोस्ट दिखें, बस हम 3-4 मिनट्स में क्लास को एंड करते हैं। और बस ये चीज़ें इसके अंदर हैं। उसके बाद ये मीडिया वाला पेज है, इसके अंदर हमने जो 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 इमेजेस लगाई होती हैं, इसका हम यहाँ से साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैक्सिमम साइज़ है, लार्ज साइज़ है। और ये इस ऑप्शन के अंदर हम कोई किसी भी किस्म की फ़ाइल को अपलोड कर सकते हैं। और फाइल का फॉर्मेट डिपेंड करता है कि जो भी फॉर्मेट है। अब समटाइम अगर हम ये देखेंगे आगे जाके, उसके बाद लास्ट ऑप्शन यहाँ पर रह जाता है परमा लिंक्स का। इसका क्या मतलब होता है कि जो भी आपकी वेबसाइट के ऊपर आपकी जो लिंक है ना, कि वो आपका लिंक किस तरह शो होगा। आपके लिंक के अंदर डेट एंड नेम आनी चाहिए, मंथ एंड नेम आना चाहिए, न्यूमेरिक्स आने चाहिए, यानी इस तरह 1 2 3, वो इस तरह होता है। ऑल दो हम कस्टम वाले भी जनरेट कर सकते हैं। कस्टम लिंक्स आर मोर एडवाइजेबल, क्योंकि वो मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे रहते हैं। कि आप कस्टम के नहीं कि बहुत बड़े बड़े लिंक हो, अजीब व गरीब से हों, वो फिर सही नहीं लगते। जिसमें नंबर डैश बहुत ज़्यादा हो और लंबा सा लिंक हो, वो मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं होता।
ठीक है। उसके बाद प्राइवेसी का तो बस एक सिंपल पेज है, ये कुछ भी नहीं है। हाँ, ये है कि इस पेज को आप वन क्लिक करके क्रिएट कर सकते हैं, और ये पेज ज़रूरी होता है किसी भी वेबसाइट के लिए, ताकि वो अगर मनी अर्न करना चाहते हैं तो उसके लिए ये पेज ज़रूरी होता है, क्योंकि इसके बगैर वो आपकी वेबसाइट जो है ना, वो जो एडसेंस है उसके साथ रजिस्टर नहीं हो सकती। तो ये और कुछ ऑप्शंस थे डैशबोर्ड के, ऑल्दो उसमें जैसे जैसे हम न्यू प्लगइन्स इंस्टॉल करते जाते हैं, यहाँ पे ऑप्शंस भी बढ़ते जाते हैं, लेकिन सिंपल डैशबोर्ड के अंदर इतने ऑप्शंस होते हैं। तो आप लोगों ने आज ये करना है, मतलब नेक्स्ट क्लास के लिए, फ्राइडे तक के लिए, कि इस तरह आपने जो वेबसाइट लॉन्च की है उसके डैशबोर्ड में जाना है, वहाँ पे डिफरेंट प्लगइन्स को देखना है और थीम्स को देखना है, इंस्टॉल करना है, इन सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना है, कोई इसमें इशू आए वो आपने मुझे बताना है। ऐसे यू आर वेलकम टू मेक पेजेस, ठीक है। तो बट वो हम क्लास के दौरान साथ साथ सीखते रहेंगे। तो अभी के लिए इतना ही है, क्लास को हम एंड कर देते हैं। कि क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं अभी, या ग्रुप में पूछ सकते हैं। बाय द वे, मुझे वसीम ने ये बताया कि किसी के कुछ क्वेश्चंस हैं जो शायद नहीं पूछ रहे स्टूडेंट्स, तो वो ऑब्वियसली पूछ सकते हैं। कोई भी ऐसा इशू है तो आप लोग पूछ सकते हैं मुझे, अभी भी पूछ सकते हैं। इनफैक्ट इवन कोर्स ख़त्म भी हो जाए, उसके भी महीनों बाद भी कोई मसला आता है तो भी आप पूछ सकते हैं। तो आई थिंक क्लास को एंड कर लेते हैं, क्योंकि कोई क्वेश्चन नहीं है। आई होप आज की क्लास थोड़ी सी इंटरेस्टिंग होगी, बिकॉज हमने ऑलमोस्ट एक काफ़ी मेन डोमेन कवर की है। हमने आज देखा कि वर्डप्रेस वेबसाइट को हम लॉन्च कैसे करते हैं, इंस्टॉल कैसे करते हैं, फिर लॉन्च कैसे करते हैं, उसको हम एडिटिंग मोड में यानी कि डैशबोर्ड मोड में कैसे जाते हैं, और डैशबोर्ड के अंदर कौन कौन से हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, थीम्स क्या होते हैं, प्लगइन्स क्या होते हैं, उनको कैसे ऐड इंस्टॉल करते हैं और कैसे डिलीट करते हैं। वापस मैंने अपने साइट पे जाना तो यहाँ से हम जा सकते हैं, यहाँ से कमेंट शो हो रहे होते हैं, और यहाँ पे सारा कुछ। तो इस तरीके से आई थिंक आपने देख लिया कि हमने कैसे डैशबोर्ड को यूज़ किया। तो आज की मीटिंग को हम एंड कर लेते हैं। मैं रिकॉर्डिंग यहाँ पे क्लोज कर लेता हूँ, अगर कोई क्वेश्चन नहीं